देखिए, ये संघर्ष असल में इसको दर्शाया ये जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा कि ये धर्म युद्ध है। दरअसल ये धर्म युद्ध नहीं है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष जारी है, लेकिन देश बटा हुआ है। कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ हैं, कुछ लोग इजराइल के साथ। कैसे? नहीं, देश कभी न बटेगा। इस मुद्दे पर देखिए, ये संघर्ष असल में इसको दर्शाया ये जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा कि ये धर्म युद्ध है। दरअसल ये धर्म युद्ध नहीं है। भारत स्वतंत्रता के बाद से लेकर लगातार उसकी अपनी एक नीति रही है गुटनिरपेक्ष, और हम गुटनिरपेक्षता के नाम से अपनी हमने पहचान दुनिया में बनाई है। हमारी दोस्ती जो थी, जो विश्वसनीय मित्र हमारा था, वो रूस था। भारत के विकास में, भारत की उन्नति में, भारत की प्रगति में रूस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, हमारा जो मुस्लिम देश था उसमें ईरान हमारा परम मित्र हुआ करता था। कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के खिलाफ जब भी यूएनओ में वोटिंग या मतदान की नौबत आती थी तो ईरान खुलकर भारत के पक्ष में मतदान करता था। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें धीरे धीरे बदली। जिस इसराइल का नाम आप ले रहे हैं वो 1948 में वजूद में आया, अस्तित्व में आया, लेकिन 1948 से लेकर 1990 तक भारत में उसका दूतावास नहीं था। मतलब भारत ने उसे राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया था। क्या इस सत्य को कोई काटेगा क्या? 1948 और 1990 कई दशक तक भारत की स्पष्ट नीति थी कि इसराइल चूंकि गलत ढंग से पावर का इस्तेमाल करके गैर कानूनी ढंग से कब्जा करके उसने अपने देश का विस्तार किया है, इसलिए भारत चाहता था कि वहां पे दो राष्ट्र, दोनों स्वतंत्र हो, फिलिस्तीन भी स्वतंत्र हो और इसराइल भी स्वतंत्र हो। इसराइल का विरोध इस तरह से नहीं हो रहा था कि हम उसको कह रहे हैं कि तुम देश ही नहीं बनाओ। भारत का यह मानना था कि इसराइल भी देश रहे, लेकिन फिलिस्तीन चूंकि वहां असल जमीन का मालिक फिलिस्तीन है, उसको भी स्वतंत्रता के साथ एक देश बनाने का मौका दिया जाए, जो इसराइल और अमेरिका मिलकर होने नहीं देना चाह रहा था, जिसके कारण वहां उसी समय से विवाद चला और कई जंग हुए हैं। जितने भी जंग हुए हैं, जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नाम से संगठन था, जिसके मुखिया थे यासिर अरफात, गूगल सर्च कीजिए, यासिर अरफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे और कहते थे ये इंदिरा गांधी को सिस्टर। और जब इंदिरा गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई तो यासिर अरफात दिल्ली आए और दिल्ली की सड़कों पर वो फूट फूट कर रो रहे थे कि हमारी बहन हमको छोड़कर चली गई। क्या उस वीडियो को आप डिलीट कर देंगे? क्या उस खबर को आप मिटा देंगे? क्या उस रिश्ते को एक बार में खारिज कर देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो अभी मार्केट में वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। साफ शब्दों में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इसराइल ने जो गलत कब्जा किया है, जब तक वो छोड़ेगा नहीं तो इसराइल के पक्ष में भारत का खड़ा होना संभव नहीं है। उस वीडियो को रिपीट आप सुनेंगे, जिसमें स्वर्गीय वाजपेयी जी एकदम साफ शब्दों में भारत की उस पॉलिसी को, जो गुटनिरपेक्षता वाली पॉलिसी है, भारत की उस पॉलिसी को जो मजलूमों के साथ खड़े होने की पॉलिसी है, भारत की उस पॉलिसी को जो कमजोरों के साथ भारत खड़ा होता है, उस पॉलिसी को मोहर लगाते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दिख रहे हैं। दुर्भाग्य से पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में इसराइल से कुछ ऐसी मजबूरियां देश की थी, क्योंकि पड़ोस में पाकिस्तान और चीन, जिससे सदैव खतरा रहता है। 36 का आंकड़ा है, ये देश के सभी लोग जानते हैं। मैं इस 2 सेकंड में वही ला रहा हूं। तो देश के सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो बड़ा शत्रु है वो चीन और पाकिस्तान है। चूंकि चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए कुछ ऐसे शस्त्र थे जो इसराइल के ही पास थे, इसके लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसराइल से दोस्ती करने का फैसला किया। लेकिन यह ऐलान करके किया कि फिलिस्तीन के विषय में जो हमारा स्टैंड है वो तो क्लियर है, लेकिन इसराइल से भी हमारे संबंध रहेंगे। और इसराइल तो अंधा खोजे दो आंख, जिसको दुनिया का अधिकांश देश मान्यता नहीं दिया, उसको भारत जैसा बड़ा देश अगर मान्यता दिया तो वो दोनों हाथ पैर से नतमस्तक होकर आया, फिर उसका दूतावास खुला। ये पॉलिसी चलती रही। लेकिन जब हमारे आज के हीरो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा ये तो मेरा मित्र है,
उनके मित्रता पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी जो घटना घटी उस पर बड़ी जल्दीबाजी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया। देखिए, हमास की उस कार्रवाई की निंदा करना, नहीं समझे, विरोध करना, ये एक पक्ष है, लेकिन फिलिस्तीन के साथ जो दशकों से हो रहा है उसको आप नजरअंदाज या खारिज नहीं कर सकते हैं। कोई अगर मैं एक गलती करूं और मेरे परिवार के साथ कोई बंदा 20, 25, 30 साल से गलती कर रहा है, तो मेरी एक गलती उसके 25, 30 साल की उन गलतियों पर पानी नहीं फेर सकता है, यह भी समझना है। तो लड़ाई जो असल है वो भूमि की है, जमीन की है, स्वतंत्रता की है और स्वतः निर्णय लेने की मतलब ताकत की है, जिसमें यूएनओ भी बेईमानी कर रहा। दुनिया के कई यूरोपीय देश इसराइल का पक्ष ले रहे हैं, वो लोग भी इसराइल का पक्ष ले रहे हैं जिन्होंने यहूदियों को मार मार के चेंबर में गैस भर के मार दिया था, यानी जर्मनी। वही जर्मनी है जिसने यहूदियों पर अत्याचार किया, हिटलर ने, तो वो सब यहूदी भागकर फिलिस्तीन आए। फिलिस्तीन के लोगों ने, मैं मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूं, या फिलिस्तीन के लोगों ने इसराइलियों को पनाह दिया, गले लगाया, अपना पड़ोसी बनाया। लेकिन धीरे धीरे इसराइल जो है वो विस्तारवादी नीति पर चलता गया और अमेरिका को चूंकि मिडिल ईस्ट में अपना एक मजबूत स्तंभ चाहिए था इन तमाम तेल उत्पादक कंट्रियों को काबू में करने के लिए, तो उसको इसराइल समझ में आया। अमेरिका दुनिया का सबसे दोगला देश है, वो कभी किसी से दोस्ती कर सकता है। पता नहीं भारत के लोगों को क्या हो गया। अरे ये वही अमेरिका है जो 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के लिए युद्ध पोत भेजा था और पेटेंट टैंक भेजा था, जिसको वीर अब्दुल हमीद ने तोड़ा था, उड़ाया था। जो अमेरिका भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को टैंक दे रहा है, जो अमेरिका भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को लड़ाकू विमान दे रहा है, वो अमेरिका हमारा विश्वसनीय मित्र कैसे हो सकता है? यह पहला सवाल है। वो अमेरिका हमारा कभी मित्र हो ही नहीं सकता। जिस रूस ने हर संकट की घड़ी में भारत की मदद की, वो कल भी मित्र था, आज भी वो मित्र हो सकता है। लेकिन भारत की मौजूदा पॉलिसी ने रूस को भारत से दूर कर दिया। अब क्या हो रहा है देश में? अमेरिका तो दोगला है, भारत को भी धोखा देगा किसी दिन, लेकिन रूस दोगला नहीं है। रूस ने खुलकर अब फिलिस्तीन का साथ देने का ऐलान किया है। ऐसे में रूस अब पाकिस्तान के साथ जाएगा। अच्छा, हमास ने जो बर्बरता की उसके बाद अल्लाह अकबर नारे लगाए, इससे क्या संदेश? देखिए, जय श्री राम का नारा लगाना, अल्लाह अकबर का नारा लगाना, बर्बरता पर धर्म का सहारा लेना, ये चैप्टर सबको पता है, इस पर बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है, लड़ाई क्यों हुई? अच्छा, आप एक तरफ आप हमास को आतंकवादी संगठन कहते हैं, दूसरी तरफ ये भी आपको मानना होगा कि हमास वहां चुनाव लड़के जीती हुई है। गाजा का एक क्षेत्र है जिस पर उसी का नियंत्रण है। ये इतने रॉकेट, ये कोई दिवाली था जो पड़ाका एक झोला खरीद के लाए, छुपा के और फोड़ दिए भाई। 5000 रॉकेट और इतने मोटार और इतना वो जो घुस गया दीवार तोड़ के, जो 100 साल में आज तक 1948 से आज तक ऐसा नहीं हुआ था हमला जो इसने किया। तो ये यूं ही नहीं हुआ भाई, ये माने अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। लेकिन बहैसियत भारतीय होने की और बहैसियत मुसलमान होने के, मैं डंके की चोट पर यह कहता हूं कि आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता होनी चाहिए, लेकिन वार्ता हो कैसे? जब बेईमानों की संख्या इसराइल के पीठ पर खड़ी हो जाएगी तो इसराइल वार्ता को तैयार कैसे होगा? दुनिया को चाहिए इसराइल को वार्ता के लिए बाध्य करना। अरब देश शांत है, कहीं ना कहीं शांत है। अरब देश शांत हैं, उसके पीछे भी कुछ शांत कहानी है, मैं उस पर कभी और आपसे बात करूंगा। लेकिन अरब देश की शांति एक अशांति को निमंत्रण दे रही है, ये बड़ी बात जरूर चलाइएगा। अरब देश में जिन जिन लोगों ने इसराइल के पक्ष में दबे जुबान बयान दिया है, उस देश में 5 साल के अंदर बगावत होने वाला है। ये लिख लीजिएगा, आप नई बात बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ा राजनीतिक पंडित भी हूं। उस देश में बगावत होगा, तख्ता पलट होगा। अगर सलमान तक ये बात जा रही है तो ये सलमान किंग भी सुन ले। 5 साल के तुम भी मेहमान हो अगर खुलकर मजलूमों के साथ खड़े नहीं होगा। मैं हमास के साथ खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं, फिलिस्तीनियों के साथ, जिनके साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ बर्बरता हो रहा है, आप उसको उसका हक दिलाइए, उसको स्वतंत्र देश दिलाइए। हर व्यक्ति की तमन्ना है कि हम स्वतंत्र, आज भारत में हम क्यों मजे में हैं? इसलिए कि भारत स्वतंत्र है। भारत जब गुलाम था तो क्या हम इस तरह से खड़े होकर बोल सकते थे क्या? यही तो आजादी है, इसी को तो हम सैल्यूट करते हैं उन शहीदों को, तभी तो हम सलामी देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, तभी तो हम अपने तमाम वीरों को समय समय पर उनके पुण्यतिथि पर, उनके जन्मदिन पर हम याद करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनके उस बलिदान और त्याग ने हमें इस योग्य बनाया है। तो जो फिलिस्तीन के लोग आज बलिदान और त्याग दे रहे हैं, वो भी उसी तरह
सम्मान के लायक हैं, जो अपनी भूमि की रक्षा और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम चूंकि भुक्तभोगी हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आइडियल मानने वाले हैं, हम खुदीराम बोस को आइडियल मानने वाले हैं, हम शहीद आजम क्या कहते हैं भगत सिंह को, और हम क्या कहते हैं तमाम वो जो हमारे शहीद हैं, जो हिस्ट्री में इतिहास में जिनका नाम अमर हो चुका, वो हमारे आइडियल हैं। तो हम कभी भी इस्राइल का साथ नहीं दे सकते हैं। जिनके आइडियल अंग्रेजों के चाटुकार होंगे वो इस्राइल का साथ देंगे, जिनका आइडियल अंग्रेजों के मुखबिर होंगे वो साथ देंगे, हम तो नहीं दे सकते। ठीक है, गुलाम साहब जी, एक आखिरी सवाल है। मध्य प्रदेश में आपने कहा जो मैं राजनीतिक गुरु भी और पंडित भी, तो मध्य प्रदेश में देख रहे हैं जो सांसदों को टिकट दिया जा रहा है, विधानसभा विधायक का टिकट। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मंत्री लोग भी हार उड़ के आएंगे बेचारे चुनाव, मुंह लटका लटका के। जिनका टिकट कटा है विधायकों का, और जिसके सीट पर केंद्रीय मंत्री और सांसद को टिकट दिया गया, वो बेचारा विधायक मुंह थोड़ा न देखेगा, वो बैठा तो रहेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी जी से तो सीख ही लिया है, तो वो न जीतूंगा न जीतने दूंगा, वो हराएगा इनको। जनता भी हराने के मूड में है, और अब एक नया दुश्मन इन्होंने, इनकी रणनीति जो भी लोग बना रहे हैं बहरहाल बनाने दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। कहते हैं हम भगवान की कसम खाए, कहते हैं हमें चुनाव लड़ने का मन नहीं है, लेकिन हमें दिया गया। हाँ, हारेंगे उनको आभास लग गया होगा, इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। ये गलत परंपरा है। जो